आर यू गाइज एक्साइटेड, रेडी? या चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, देखो साइंस का जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। मिस्ट्री क्या है? क्या है? क्या मिस्ट्री से चले जाओ केमिस्ट्री पे। क्या बात है, क्या बात है। क्या मिस्ट्री से चले जाओ केमिस्ट्री पे। क्या मिस्ट्री टू केमिस्ट्री। दिस इज हाउ विज्ञान यानी कि साइंस ने इसी तरह से डेवलपमेंट किया है, अपना डेवलपमेंट किया है। सो क्या मिस्ट्री, इफ यू हैव क्वेश्चन देन गो फॉर केमिस्ट्री, है ना। तो आज से हमारा डायलॉग रहेगा क्या मिस्ट्री, या जस्ट गो फॉर केमिस्ट्री। अरविंद अरोड़ा सर के पास जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर क्या होता है। ये MATTR नीचे चला गया, कोई बात नहीं, ऊपर लगा देता हूं। तो दिस इज मैटर। सबसे पहले हम लोग देखें मैटर। देखो भैया, आप मैटर हो, मैं मैटर हूं, आपके पास कोई भी चीज पड़ी है वो मैटर है। ये पेन मैटर है, आप जिस कुर्सी पे बैठे वो मैटर है, जो आपने पहन रखा है वो मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। मैटर वो है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। सही बात है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो बना है उसको मैटर कहते हैं। ये इंडिविजुअल, इनफैक्ट ये जो पार्टिकल्स है बेसिकली वो इंडिविजुअल एंटिटी हैं जिनको हम लोग एटम कहते हैं। ये सबसे पहले किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि मैटर वो चीज है जो स्पेस घेरती है, जिसका कुछ मास होता है, उसे मैटर कहते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। इनके इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम कहते हैं, जो कि डाल्टन ने कहा था कि देखो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम कहते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटम से भी छोटे फंडामेंटल पार्टिकल आ चुके हैं। कई लोगों को यह पता होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं। आपको बता देता हूं कि इससे भी छोटा एक पार्टिकल होता है जिसे क्वार्क कहा जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपकी नॉलेज के ऊपर आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको बता देता हूं कि सबसे छोटा पार्टिकल जो पाया गया है ना वो क्वार्क है, ठीक है। क्वार्क, सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क होता है। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज क्वार्क। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। मैटर को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको भी पता है कि मेटल 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सॉलिड की क्या खास बात होती है? इसका वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड का, ठीक है। उसकी वॉल्यूम फिक्स होने के साथ साथ बेसिकली जो शेप होती है वो भी फिक्स होती है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। गैस में तो दोनों चीज ही फिक्स नहीं है। गैस हर किसी जगह पे फैल जाती है, तो ना उसका वॉल्यूम फिक्स है ना उसकी शेप फिक्स है। तो मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये भी हमें पहले से पता है। और आपको बताता हूं पानी तीनों फॉर्म में आ सकता है। पानी आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, और पानी स्टीम की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैटर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्स्ड या मिक्सचर ऑफ मैटर। अब प्योर सब्सटेंस को कैसे डिवाइड करते हैं? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। इन्हीं के बारे में डिटेल में अपने को बात करनी है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे कि आप पूरी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, दीज आर एलिमेंट्स, है ना, वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। इज इट क्लियर? और कंपाउंड की बात कर लो, जैसे कंपाउंड में O2, इज इट क्लियर? O2 एक कंपाउंड है जो कि प्योर सब्सटेंस है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है, जैसे कि N2, इज इट क्लियर? जैसे कि Cl2, जैसे कि जिनोन गैस। दीज आर दी कंपाउंड्स, बेसिकली समझ में आया, जो कि प्योर सब्सटेंसेस में काउंट होते हैं। और मिक्सचर की क्या बात है? मिक्सचर की बात है, मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। मैटर में मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। तो उनको डिटेल में पढ़ते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब क्या है और होमोजेनस का मतलब क्या है? 2 अलग अलग पार्टिकल, ठीक है, जिनको मिक्स करने पर अगर आप कहीं से भी सैंपल उठाते हो तो अभी तक भी उनमें ना सिमिलैरिटी नहीं है सैंपल्स में, दैट इज कॉल्ड हेट्रो। जैसे कि आपको बताऊं, आपने कभी बीका जी का मिक्सचर खरीदा है? कभी बीका जी के मिक्सचर को आप कभी गौर से देखना, अगर उस मिक्सचर में बादाम भी होते हैं आपको पता है, और मूंगफली होती है, तो कोई गारंटी है कि अगर आप यहां से उठाओगे तो आपको वहां पर मूंगफली आ जाए? गारंटी नहीं है। हो सकता है बादाम यहां से उठाओ तो यहां से मिले, लेकिन यहां से ना मिले। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें कंपाउंड में सिमिलैरिटी नहीं होती है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स आपको देखने। और होमोजेनस का मतलब क्या होता है? सैंपल कहीं से भी उठा लो आपको सिमिलर मिलेगा। चाय का सिप आप नीचे से पियो, ऊपर से पियो, आपको चाय का सिप और उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही मिलेगी, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस, ठीक है। अब हम थोड़ा और चलते आगे। अगर मैं हेट्रोजेनस और होमोजेनस को डिवाइड करना चाहूं तो उसके एग्जांपल क्या लूंगा? सोइल प्लस वाटर। तो सोइल प्लस वाटर इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस। होमोजेनस का एग्जांपल लूंगा तो क्या देना पड़ेगा मेरे को? सॉल्ट प्लस वाटर। अब तो आप एग्जांपल से एग्जैक्ट
पिक्चर बना सकते हो इसका मतलब क्या है। हेटेरोजेनियस का मतलब होता है कि आप कहीं से सैंपल उठाओगे तो सैंपल में सिमिलरिटी नहीं है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन होमोजेनियस में ऐसा नहीं होता। होमोजेनियस में अगर आप सॉल्ट मिला भी दिया अगर आपने पानी में तो पूरी तरह से होमोजेनियसली घुल जाता है, और आप कहीं से भी सैंपल उठाओगे आप लोगों को वहां पर क्या दिखेगा, सिमिलैरिटी दिखेगी, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। अब हम चलते हैं यहां पर आगे, मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैं आपको बताता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर की आती है सबसे पहले मास। आप किसी भी मैटर का मास कैलकुलेट कर सकते हो, वो होता है ग्राम में या फिर केजी में। आप किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम, किसी भी मैटर का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो होता है एमएल में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर लीटर में। बहुत सारी यूनिट होती हैं लेकिन जनरल यूनिट उसकी एमएल या फिर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एमएल को सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। आप किसी भी मैटर की डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमएल या फिर ग्राम पर लीटर। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में जनरली होती है। आप किसी भी मैटर के लिए टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, वो केल्विन में हो सकता है, वो डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, वो फ़ारेनहाइट में हो सकता है। आप उसके लिए प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आप एटीएम में जनरली कैलकुलेट करते हो केमिस्ट्री के अंदर, और पास्कल में जनरली कैलकुलेट करते हो फिजिक्स के अंदर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि हर एक मैटर दिखाता है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। अब थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं। अगर मैं वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स को देखूं तो ऐसा है कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। प्लीज आप इसको लिख लो, ये बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। प्लीज आप इसको लिख लो, ये कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएंगे। नाउ व्हाट अबाउट टेम्परेचर कन्वर्जन? टेम्परेचर कन्वर्जन भी बहुत आसान है। अगर मैं केल्विन की बात करूं, अगर आप लोगों को डिग्री सेल्सियस दिया और केल्विन में निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, 273 में आप लोगों को डिग्री सेल्सियस को प्लस करना होता है। ये फॉर्मूला होता है केल्विन निकालने का। लेकिन अगर मैं बोलूं चलो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बताओ, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 9/5, ठीक है, साथ में आता है डिग्री सेल्सियस और प्लस उसमें क्या करना पड़ता है आपको, 32 को ऐड करना होता है, 32 को ऐड करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं टेम्परेचर के लिए। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो मैं प्रेशर में आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रेशर में यूनिट होती है जनरली एटीएम। तो आपको क्या करना होता है ना, आपको अगर बाहर में डेटा दिया हुआ है तो प्लीज आप उसको एटीएम में कन्वर्ट करो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वैल्यू किसकी किससे बराबर होती है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक एटीएम के अंदर 1.013 बार होते हैं। तो ये बार और एटीएम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 0.013 का फर्क होता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर किलो पास्कल में कन्वर्ट करो तो दैट इज 101.3 किलो पास्कल होते हैं एक एटीएम में। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, इन वन एटीएम 101.3 किलो पास्कल। एक एटीएम में 760 तो टोर होते हैं और 760 ही क्या होते हैं, एमएम ऑफ एचजी होता है। मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में जब आप प्रेशर को कैलकुलेट करते हो तो 760 एमएम ऑफ एचजी लिखते हो, और ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो बहुत चीजें काम आती हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है बायो के अंदर, आपको पता है कि नीट के अंदर जब सवाल आते हैं तो ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूं कि मोल कॉन्सेप्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के ऊपर आएगा, तो और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, और अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, तो आप बहुत बड़े एक्साइटेड हो जाओगे क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो चलो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में देख लो, आप लोगों को कभी कभार है ना साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? दैट इज एंटोनी, ये देखो एंटनी, ठीक है, लोवेसियर ने दिया था, एंटनी लोवेसियर। पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, एएल, एंटनी लोवेसियर, ठीक है, इनका नाम पता होना चाहिए, कभी कभार उस पर सवाल पूछा जाता है। अब उसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने लिया कुछ और पैदा कुछ और हो गया। आपने जितना मास लिया था क्रिएट भी उतना ही मास होगा। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और यहां पर एक और खास बात है कि कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप लोगों ने रिएक्शन करवाई, जैसे कि मान लेता हूं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो यहां पर है ना सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि घोड़ों का आपने रिप्रोडक्शन कराया और गधा पैदा हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आजकल इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पता नहीं मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जिसमें एक
एक घटना ऐसी हुई है जिसमें पता नहीं, सॉरी मुझे आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें एक बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा कर दिया है। तो वो अनयूजुअल है, शायद वो अफवाह भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आजकल वो खबर चल रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, बट वो सच नहीं है, वो अफवाह हो सकती है, लेकिन बड़ी अजीब सी कहानी है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री में ना ऐसा कभी नहीं होगा कि देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन से कभी नहीं होता कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई और नाइट्रोजन पैदा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो इन्हीं एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होगा, और यहां पर आप या तो H2O पैदा कराओगे या फिर H2O2, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशो। समझ में आ गया? तो यहां पर सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूं तो उसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लो, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो पक्का यहां पर 12 प्लस 32 यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 44 ग्राम का बनेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दूं, जरा समझ लेना। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में एक फिक्स रेशो ही पार्टिसिपेट करता है। मतलब समझो, पहले आप लोगों को कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगाओ तो आप लोग प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके ही कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगाना, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। समझो, अगर मैं कहूं आपसे कि एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, तो दोनों जगह बैलेंसिंग है। क्यों? कार्बन एटम कितना लिया आपने? एक। ऑक्सीजन एटम कितने लिए? दो। आपका बन क्या रहा है? CO2, जिसमें दो ऑक्सीजन होते हैं और एक कार्बन होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा। तो एक चीज आप गांठ बांध लो कि कंजर्वेशन ऑफ मास लो जब भी आप लगाते हो तो यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ मास लो जो भी लगाओगे वो गलत होगा। समझ में आ गया? सो कंजर्वेशन ऑफ मास लो की पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करने के बाद जब आप उनके मोल से मास निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको 44 ग्राम CO2 मिलेगी, ये तय है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो, जहां पर रिएक्टेंट आपने कितना लिया? 44 ग्राम। प्रोडक्ट आपको कितना मिला? 44 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मासेस थे वो सिमिलर थे, सेम थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मास लो, जो बहुत लोग गलती करते हैं। अब अपन आते हैं अगला लो। नेक्स्ट लो है हमारे पास लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दैट्स रियली अमेजिंग। सबसे पहले तो आप जितने भी बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को पहले तो आप उसके साइंटिस्ट का नाम याद करो प्लीज। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जोसेफ प्रोसेट। तो प्लीज आप पहले तो पूरे चैट सेक्शन में भर दो जोसेफ प्रोसेट, जोसेफ प्रोसेट, जोसेफ प्रोसेट। ये पूछा गया है, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। तो लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जोसेफ प्रोसेट। समझ में आ गया? प्रोसेट, कितने प्यार से बोले प्रोसेट। तो जोसेफ प्रोसेट ने लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑन ईच वेट विद इररिस्पेक्ट टू सोर्स। क्या मतलब है? इतनी भारी भरकम अंग्रेजी का मतलब यह है कि पानी, मैं एग्जांपल देता हूं पानी का। पानी आप अपने घर के टॉयलेट से लेके आओ, गंदी नाली से निकालो, समंदर से निकालो, नदी से निकालो, मंगल ग्रह से लेके आओ, तुम्हारी मर्जी। तुम कहीं से भी पानी लेके आओ, पानी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सोर्स से फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चाहे तुम अपने मुंह से पानी निकालो। समझ में आ गया? पानी का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, H2O। डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? पानी के कोई भी सोर्स हो उसमें दो ही हाइड्रोजन होंगे, उसमें एक ही ऑक्सीजन होगा। ये इसका सोर्स पे कभी भी इस पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वेरी नहीं करता। तुम अपनी टॉयलेट से निकाल लाओ, नाली से निकाल लाओ, नदी से निकाल लाओ, नाले से निकाल लाओ, समंदर से निकाल लाओ, मंगल ग्रह से निकाल लाओ, झील से निकालो, लेबोरेटरी से निकालो, अपने मुंह से निकालो, चाहे कहीं से भी निकालो, पानी में H2O का प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। दैट इज कॉल्ड लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऐसा थोड़ी होगा तुम ऐसा बोलोगे सर हमारे टॉयलेट में जो पानी आता है उसमें 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? दैट इज H2O ओनली, जिसमें हाइड्रोजन का वेट के हिसाब से प्रोपोर्शन कितना रहेगा? 11.11%। ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से प्रोपोर्शन कितना रहेगा? 88.89%। परसेंटेज आप भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तुम कहीं से भी निकालो, चाहे विनोद आके पानी देके जाए, समझ में आता है? चाहे विनोद आके पानी देके जाए, कहीं से भी लेके आए वो, तो पानी का फॉर्मूला वही रहेगा। इसको बोलते हैं लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है गे लुसाक लो। वेरी इंटरेस्टिंग नेम है इसका, गे लुसाक लो। इससे मुझे गाना याद आता है, मादला डला बिगड़ गया, मादला डला बिगड़ गया। पहले तो इसका बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है जोसेफ लुइस गे लुसाक।
पहले तो आप ये नाम याद करो, जोसेफ लुइस गे लुसाक। पहले तो उसने अपना नाम ही दे दिया उसके अंदर, गे लुसाक लो का मतलब गे लुसाक ने इसको दिया, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या कहता है आपसे, कहता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द गैसेस कंबाइन, ठीक है, और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, समझ में आ गया, तो ऑल द गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो, तो कोई भी दो गैसेस जब आपस में कंबाइन होती है तो उनका वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो होता है। मतलब समझो, मतलब ये है कि मान लो कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, इनका प्रोपोर्शन रेशियो, मतलब ये इनका जो रेशियो होएगा ना आपस में रिएक्ट करने का, वो सिंपल रेशियो होएगा। मतलब ये 2:1 में ही रिएक्ट करेंगे, इनके वॉल्यूम के जो रेशियो होंगे ना वो सिंपल रेशियो होंगे। ऐसे कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को कि अजीब से रेशियो निकल के आ रहा है, 0.2 से 0.4 ने रिएक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना वो सिंपल रेशियो होता है। मतलब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे रिएक्ट करेगी, 2:1 में, ये तय है। इसी को बोलते हैं गे लुसाक लो। और प्रॉपरली समझाऊं तो प्रॉपर एग्जांपल यहां पर वैसे दिया भी हुआ है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर वैसे भी अपने को पता है कि अगर ये दो लोगे तो ये एक ही लेना है, तो इसी हिसाब से इनका वॉल्यूम भी वेरी करेगा। अगर आपने ये 100 ml लिया है तो उसका आधा ही लेना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन, कितना, 50 ml। यही तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ गया। तब ये रिएक्ट करके आपस में क्या करेंगे, H2O बनाएंगे 100 ml की। और वॉल्यूम में कभी भी एडिशन लो नहीं लगता, कंजर्वेशन ऑफ मास लो होता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लो नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मोल लो नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास लो ही होता है। मास आपस में जुड़ के एग्जैक्ट मास देंगे। तो अब आप यहां पे कई बोल सवाल पूछेंगे, सर ये तो 100 ml लिया था, 50 ml लिया था, 100 ml क्यों बना? ऐसा नहीं है। यहां पर गे लुसाक ने यही तो बात बोली थी कि आप जिस रेशो में, जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो होती है, वही उनका मोल रेशो भी होता है और वही उनका वॉल्यूम रेशो भी होता है। उनका वॉल्यूम रेशो भी वही होता है। तो आप लोग याद रखो, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशो होता है वही उनका मोल रेशो होता है और वही उनका वॉल्यूम रेशो भी होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होएगा, बैलेंस कर लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो पता लग जाएगा, वही उनका मोल रेशियो है, पता है आपको, और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी है। तो ये नोट डाउन कर लो अगर आपको वाकई में न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो। ये सिंपल तरीका होता है सोल्व करने का। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ, जो किसने दिया, ये दिया हमारे इस भाई साहब ने। क्या दिख रेला है ये, एकदम रशियन मूवी का हीरो लग रेला है। नाम क्या है इसका, अमैडियो एवोगैड्रो। नाम देखो इसका कितना अलग एक्सेंट से बोला जाता है। नाम लिखो, एवोगैड्रो का पूरा नाम क्या था, अमैडियो एवोगैड्रो। अगर आपकी क्लास में एक लड़का पढ़ता हो जिसका नाम हो अमैडियो, ठीक है, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, अमैडियो एवोगैड्रो। तो आपको ये एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताता हूं गे लुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ ऑलमोस्ट सेम है। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। अरे कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है। यहां पर ये कह रहा है कि अगर आपने टेंपरेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इन दैट केस अगर दो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है। अगर यहां पर दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल है, टेंपरेचर और प्रेशर सेम होने पर दो गैसेस के अगर वॉल्यूम इक्वल है, गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 में वॉल्यूम इक्वल है, तो पक्का उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और पक्का इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यही एवोगैड्रो लॉ है, यही एवोगैड्रो लॉ है। बहुत सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर दो गैसेस के सेम टेंपरेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ है और ये हम कितनी बार कर चुके हैं यार, दैट्स वेरी इजी। ये बहुत इजी पीजी है, जो आप लोग जब आप इसकी मोल के फॉर्मूलों से कैलकुलेशन करते हो तो यही चीजें तो निकल के आती है। अभी थोड़ी देर में मोल के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो एवोगैड्रो लॉ दिया था हमारे अमैडियो एवोगैड्रो ने, जो ये कहता है कि अगर वॉल्यूम का सेम टेंपरेचर और प्रेशर के अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो पक्का उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। कितनी बढ़िया बात बोलता है अमैडियो एवोगैड्रो, है ना। तो यही बात वो यहां पर भी लिख रहा है। यहां पर जरा आप चेक करना, बहुत सिंपली इसको रिप्रेजेंट किया गया और मैं आपको बता भी रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिया, तो दो वॉल्यूम आपको किसके मिले, H2O के। तो इसका मतलब समझो, यहां पर हाइड्रोजन के आपने दो वॉल्यूम लिए और आपको यहां पर क्या मिल रहा है, दो वॉल्यूम पानी का मिल रहा है। तो इनके स्टोइकियोमेट्री भी सेम है। समझ में आ गया। अगर दो हाइड्रोजन लोगे तो दो ही पानी मिलेंगे। इनके मोल्स भी सेम है, इनके मॉलिक्यूल भी सेम है।
समझ में आ गया? यही बात एवोगैड्रो कह रहा है। एवोगैड्रो कहता है अगर दो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ का कहना था। दैट्स वेरी सिंपल। अब अपन डॉल्टन की थ्योरी पर चलते हैं। डॉल्टन पहला ऐसा आदमी था पूरी वैसे कणद ऋषि ने भी कह दिया था कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है बेसिकली वो उसको हम लोग एटम कहते हैं। ये बात रजिस्टर सबसे पहले डॉल्टन ने करवाई थी। तो लेकिन हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे कणद ऋषि, उन्होंने भी ये बात बोल दी थी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। लेकिन बाद में उनको गलत साबित कर दिया गया था। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। ये तो कॉमन बात है। किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके जो भी एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वेरी नहीं होगी। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। ऑक्सीजन एलिमेंट लूंगा, उनके जो भी एटम होंगे, जितने भी ऑक्सीजन के एटम होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी। इसमें तो कोई इफ बट ही नहीं है। नो इफ बट नो जट। अब आगे की सीन क्या है? पॉइंट नंबर 3, कंपाउंड्स फॉर्म्ड हैव अ फिक्स्ड रेशो। डॉल्टन कहता है कि अगर आप लोगों को कोई कंपाउंड बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट का फिक्स रेशो यूज होता है। ये तो बात पहले भी कौन कह चुका है? ये बात पहले गै-लुसाक भी कह चुका है। अगर आप लोगों को पानी बनाना है तो आपको 2 पार्ट हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे, 1 पार्ट आपको ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। तो 2:1 के हिसाब से आपको पानी मिल जाएगा। समझ में आता है? यही बात डॉल्टन ने भी कही थी और यही सेम बात आपके गै-लुसाक ने भी कही थी। तो ये इनके फिक्स्ड सिंपल रेशो होते हैं, फिक्स्ड और सिंपल। मतलब ऐसा कभी नहीं मिलेगा। और कान पकड़ के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चौथा पॉइंट डॉल्टन क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि घोड़ों को आप रिप्रोडक्शन कराओगे और गधा पैदा हो जाएगा, गधों को रिप्रोडक्शन कराओगे घोड़ा पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर आपने मान लो हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया तो इन्हीं में रीअरेंजमेंट होगा, ऐसा नहीं नाइट्रोजन पैदा हो जाएगा। मतलब आप समझो कि अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा भी दिया तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ही दिखेगा। आपको HCl बनाओगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखेगा ना, आपको नाइट्रोजन थोड़ी दिख जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास डॉल्टन का थ्योरी था विच इज वेरी सिंपल, जिसने सिंपल सिंपल सी बातें बोली। अब हम चलते हैं वैरायटी ऑफ मासेस के ऊपर। मासेस कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, अब यहां से आपका न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहले मासेस को जरा चेक करते हैं कि मासेस कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहले तो होता है एटॉमिक मास। वो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उस एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? अगर आप लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस के तौर पे C12 कार्बन के C12 आइसोटोप को यूज करना पड़ता है। कार्बन के C12 एटम को यूज करना पड़ता है। अब वो यहां पर क्या कहा गया कि C12 एटम का जो भी मास है, C12 एटम का जो भी मास है, ठीक है, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? वो एग्जैक्टली 12 AMU के बराबर है। तो सबसे पहली जो यूनिट एटॉमिक मास की निकाली गई वो यही थी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में AMU कहते हैं। समझ में आया? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ कि 12 AMU किसके बराबर है? कार्बन 12 के मास के बराबर। तो बताओ 1 AMU किसके बराबर हुआ? 1 AMU किसके बराबर हुआ? 1 AMU बराबर हुआ 1/12 ऑफ वेट ऑफ C12। हुआ कि नहीं हुआ? एक AMU का पता लग गया तुम लोगों को कि एक AMU में मास कितना होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर मुझे AMU का फॉर्मूला निकालना है, जैसे आपको पता है कि जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ये बच्चा जानता है, जानते कि नहीं जानता? तो अगर मुझे किसी के ग्राम निकालने हैं, समझ में आता है? तो अगर मुझे किसी के ग्राम निकालने हैं, तो अगर मुझे किसी का किलोग्राम निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द किलोग्राम्स, व्हाट आई हैव टू डू? वट एवर बी द वेट, उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं। यस, क्योंकि 1000 मुझे पता है कि 1000 ग्राम पर kg होते हैं, 1 kg में 1000 ही ग्राम होते हैं, तो मुझे kg में आंसर आ जाएगा। अब आपको किसमें पता है? आपको AMU में वेट पता है कितना होता है। एक AMU में 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन एटम C12 एटम होता है। तो अगर मैं AMU के यहाँ पे फॉर्मूला निकालूं तो AMU का फॉर्मूला क्या बनेगा? किसी भी एटम का AMU निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एक AMU में इतना होता है। तो वट एवर बी द वेट ऑफ दैट एटम, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? उसको डिवाइड करोगे इससे। जरा चेक करो इस फॉर्मूले से, द वेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, तो वो 12 ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? इसी पर्टिकुलर फैक्टर से आप लोगों को डिवाइड करना है तो आपका AMU का फॉर्मूला बन जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? योर सिस्टम हैज रन आउट ऑफ द एप्लीकेशन मेमोरी।
बेटा 1 मिनट रुको, कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, 1 मिनट। चलो तो अब आगे चले हम लोग, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा एएमयू निकालने का फॉर्मूला था। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 सेकंड बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो गई दिखती। क्या हो गया मेरे बच्चों? मेरा मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। 1 सेकंड रुकना मेरे बच्चों, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी तक सबको समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझ स्टार्ट किया, चेक करना ही। आई एम बैक बच्चों, आई एम बैक। आई एम सो सॉरी, मेरा सिस्टम एकदम से हैंग हो गया था। चलो मैंने वापस इसको शुरू किया है, आप लोग हो मेरे साथ, तो मैं वापस स्लाइड ओपन करता हूं, हम लोग आगे चलते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एकदम से, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। चलो तो अब मैं आगे चल रहा हूं, और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ रहे। हम लोग अभी कहां तक पहुंच गए थे, जरा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलो, वेराइटी ऑफ मासेस में थे और हम लोग यहां पर थे, ठीक है। तो मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूं स्लाइड को। आई थिंक आप लोग मेरे साथ हो अभी, तो अभी सबको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, हम लोग आगे चलते हैं। यस यस यस। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। गै-लुसाक, एवोगैड्रो सारे लोग खत्म कर लिए, अब हम लोग एएमयू पर थे, ठीक है। तो मैं वापस आ गया हूँ, आई एम सो सॉरी। अभी थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था अचानक से, पता नहीं क्या हुआ, ओवरलोड हो गया था शायद। तो हमको एएमयू निकालने का फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एएमयू निकालने का फॉर्मूला क्या आया? जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि एक एएमयू में ओवरऑल इतना मास होता है, तो आप एएमयू निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया। वट एवर बी द मास, उसको आपको क्या डिवाइड करना है? C12 के जो मास है उस डिवाइडेड बाई 12, उससे डिवाइड करना है। ये एएमयू निकालने का फॉर्मूला है। अब हम आगे चलते हैं इसी हिसाब से। अच्छा, एएमयू को आप लोग शॉर्ट में यू भी लिख सकते हो, तो नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल, आप लोग उसको यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब मास निकाले गए एएमयू में, तो हाइड्रोजन के एएमयू में मास कितना होता है? 1। ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है एएमयू में मास निकालने का। एएमयू में मास निकालने का फॉर्मूला, ये मेरा बहुत ज्यादा ये ओवरलोड हो गया इसलिए नहीं चल रहा है। सो एएमयू में मास निकालने का फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, वट एवर बी द मास डिवाइडेड बाई C12 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसी तरह से हीलियम का मास निकाला गया, वो कितना आया? 4। लिथियम के लिए 7। अब आपको इसका रट्टा नहीं मारना है, आपको दिए होते हैं। बेरिलियम के लिए 9 और बोरॉन के लिए 11। ये सारे एएमयू के मासेस हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये बेटा आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आइसोटॉप्स के लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स। जैसे कि मान लो आपके पास है ना, और इसकी यूनिट भी क्या होती है? एएमयू, या फिर इसको शॉर्ट में यू लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो कि आपके पास है ना कार्बन के आइसोटोप है C12, C13, C14, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया, मान के लेते हैं, तो डेटा गिवन है, डेटा गिवन है आपके पास। C12 जो एटम है वो पूरी नेचर में कितना पाया जाता है? 98.892%। अब ये आपको गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। C13 नेचर में कितना पाया जाता है? 1.108%। C14 कितना पाया जाता है? दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10%, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एटॉमिक मास कितना होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है। C12 का एटॉमिक मास होता है 12, C13 का एटॉमिक मास होता है 13, और C14 का एटॉमिक मास होता है 14। अब अगर आप लोगों को इसका एवरेज मास कैलकुलेट करना है, तो एवरेज मास कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप एवरेज मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज को आपको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज कितनी है? मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूं, 98%। अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, 98.892 को 98 लिख दिया, इनटू क्या करोगे? 12। आपको पूरा लेके चलना है, ठीक है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में, इन्हीं टेबल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 98 को 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आप क्या करोगे? जो 1.108 दिया उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आप क्या करोगे? ये 2 इंटू 10⁻⁻2 विच इज वेरी लेस, आप -10 है, 0.02 वट एवर दिया हुआ है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 14 से मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 100 करोगे।
क्योंकि परसेंटेज 100 में होती है, परसेंट 100 से डिवाइड करना है। तो आप ये जो टेबल आपको दे रखी है, आपको डेटा दिया होगा, मल्टीप्लाई करके आपको 100 से डिवाइड करना है, उससे आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आप कितना लेके चलते हो, 12। ये वहीं से आया, समझ में आता है। और अगर आप देखोगे तो ये किसके पास है, ये C12 के पास है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगाओ कि C12 की मात्रा नेचर में बहुत ज्यादा है, तो एवरेज मास उसके आसपास ही आएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी के आसपास ही तो निकल के आएगा, इसलिए कार्बन का आप 12 मान के चलते हो। अब हम आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप मान लो आपके पास CH4 दे रखा है, तो CH4 के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो कार्बन का जो AMU में एटॉमिक मास होता है, आपको AMU में ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होता है। एटॉमिक मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन का हुआ 4, 12 और 4 कितना हो गया 16। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास निकालना। और आपको जनरल एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। जैसे कि आपको बताऊं, पूछूं मैं अगर आपसे H2SO4 का एटॉमिक मास बताओ तो क्या बोलोगे? H2SO4 का एटॉमिक मास होता है H2SO4 का 98, अमोनिया का बोलूं तो बोलोगे 17, ऑक्सीजन का बोलूं तो बोलो 32, नाइट्रोजन का बोलो तो 28। तो इस तरह से आपको ना बहुत सारे एटॉमिक मासेस तो पता होने चाहिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बोलूं तो 100, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और आपको जनरली जो शुरू के 20 पार्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके मासेस, एटॉमिक मासेस AMU में याद होने चाहिए, और जो आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आते हैं फॉर्मूला मास की ओर। देखो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किन के लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी सॉलिड्स जो लेटिस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि NaCl की स्ट्रक्चर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ी होगी। कैसी होती है NaCl की स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में? कैसी होती है? ऐसी होती है ना कि कॉर्नर पे देखो क्लोरीन होते हैं, कॉर्नर पे क्लोरीन एटम्स होते हैं, इज इट क्लियर? और फिर आपको ये क्लोरीन एटम हो गया, ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया, और आपको बीच में आपको क्या दिखता है? Na+ यानी कि सोडियम एटम दिखता है, Na+ एटम, और आपको क्लोरीन एटम बीच में भी दिखेगा। तो ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। तो इसके अंदर NaCl तो आपस में अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन कितने सोडियम से घिरा हुआ होता है? 6। एक सोडियम कितने क्लोरीन से घिरा होता है? 6। तो हमको ऐसे थोड़ी है कि हमको 6 सोडियम कैलकुलेट करने पड़ेंगे और 6 क्लोरीन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नहीं। अगर आप देखोगे तो एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा रहता है और एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा रहता है, तो 6:6 को सिंप्लीफाई करो, वो क्या निकल के आएगा? 1:1। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का ही आप लोगों को मास कैलकुलेट करना होता है। उस हिसाब से एक सोडियम के एटम का मास होता है 23, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35, टोटल मिला लोगे तो वो होगा 58.5। तो ये जो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसकी यूनिट भी AMU ही होती है या फिर ग्राम पर मोल ही होती है, AMU को आप ग्राम पर मोल से भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो बेसिकली फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड स्टेट के जिनकी जो लेटेस्ट बनाते हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है मोल एंड मोलर मास। अब ये मोल एंड मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो यहां पर क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, तो एटम इतने छोटे होते हैं कि एक एटम की कैलकुलेशन करना बहुत भारी काम है। बेटर ये कि अब बहुत सारे एटम लोग, कुछ विजिबिलिटी तो बने। तो इस हिसाब से हमारे जितने भी केमिस्ट लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि एक मोल में, आगे से एक मोल में टोटल कितने पार्टिकल होंगे। अगर आपने एक मोल लिया, जरा समझो, अच्छा एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अच्छा मैं बोलूं एक दर्जन में कितनी चीजें आती हैं? 12। तूने बोला कि एक दर्जन में अगर 12 चीजें आती हैं तो अब से एक मोल में कितनी चीजें आएंगी? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को याद रखना है। मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं तो एक मोल में एवोगैड्रो के नंबर के बराबर चीजें आएंगी। दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है और बेसिकली ये है आपका एवोगैड्रो नंबर, और एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अब आप एक मोल कुछ भी लेके आओ, एक मोल मूंगफली के दाने ले आओ, एक मोल केले ले आओ। कल को गलती से तुमने किसी रेडी वाले को बोला, रेडी वाले भैया एक मोल केले दे दो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक मोल केले का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। मर जाएगा लेकिन इतने केले इकट्ठे नहीं कर पाएगा वो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर आपको ये तो पता लग गया कि मोल का मतलब क्या है। मोल का मतलब है एक मोल में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब मजे की बात, मोलर मास किसको बोलते हैं? एक मोल में जितने पार्टिकल हैं उनका जो भी मास होएगा उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास।
अगर कोई पूछे कि मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल में जितने पार्टिकल हैं उतना उनका जो भी मास होएगा उसको मोलर मास कहा जाता है। समझ में आ गया? और उसको हम लोग ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम पर मोल से। और मजे की बात यह है कि एक एएमयू में जो भी मास आपको दिखता है उसके इक्विवेलेंट में मास आपको ग्राम पर मोल में भी दिखता है। समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का एएमयू में मास कितना है तो आप बोलोगे 1। यही उसका ग्राम पर मोल भी होता है। हाइड्रोजन एटम का ग्राम पर मोल भी यही है, मोलर मास भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन एटम का मोलर मास भी यही होता है, उसका एएमयू में मास भी यही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब मान लो कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका जरा आप इसको चेक करना। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं? एक फॉर्मूला तो यहीं पे लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वट एवर बी द मास यू हैव टू डिवाइड दैट विद मोलर मास। आपको जो भी मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको 10 ग्राम NaOH दिया हुआ है, तो अगर आपको मोल्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा? वट एवर बी द मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास 40 होता है, चाहो तो डिवाइड कर लो। 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, टोटल करोगे 40। तो 10/40 किसके बराबर आएगा? 10/40 इज 0.22। 10/40 इट सीम्स लाइक वेरी वियर्ड थिंग। चलो 0.25 मोल्स निकल के आएगा। तो मोल निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। whatever be the particles whatever be the particles given to you, ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर से उसे डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। वट एवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो तीसरा फॉर्मूला वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर गैस में एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। समझ में आ गया? ये मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। इस तरह से आप मोल की कैलकुलेशन करते हो। अब हम चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इस पे सवाल आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताओ कौन कौन है जो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है। दैट्स वेरी इजी, इजी पीजी और मजेदार है ना? मजेदार है, झकास है, बिंदास है। अगर आप लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, विनोद विनोद करना बंद करो नालायको। चलो तो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले तो मान लो कि आपकी मम्मी आपको जा रही है छोड़ के, मायके जा रही है, ठीक है, छोड़ के मतलब छुट्टियों में मायके जा रही है। अब आपकी मम्मी जा रही है तो आपकी मम्मी ने कहा बेटा देख मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, आज तक तो मैंने तुझे पाला, लेकिन आज के बाद मैं मायके जा रही हूं। अब पीछे से कल को कोई मेहमान आ जाए तो तुझे चाय बनानी आनी चाहिए। ध्यान से समझना, तो तुझे चाय बनानी आनी चाहिए। तो चल मैं तुझे चाय बनाना सिखा देती हूँ। कल कोई आ जाए तो मेरी बेइज्जती नाक मत कटवा देना। कल को मान ले तेरी गर्लफ्रेंड ही आ जाए घर पे, बोलेगी चाय पिलाओ, और तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तेरी शादी रुक जाएगी। तो कहता है कि देखो मम्मी ने ना आपको चाय बनानी सिखाई। मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है कि बेटा देख, अगर तुझे चाय बनानी है तो तुझे 1 कप दूध चाहिए। वो कहता है हाँ वेरी गुड। तुझे 1 स्पून फुल टी चाहिए, मतलब चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती चाहिए। तुझे 2 चम्मच क्या चाहिए? शुगर। तो तुझे 2 चम्मच शुगर चाहिए, 1 चम्मच चाय पत्ती चाहिए और 1 आपको कप चाहिए मिल्क का। बोले ठीक है। अगर आप इन सबको मिला के तवे पे टेम्परेचर लगाओगे, गर्म करोगे, तो थोड़ी देर में आपकी चाय बन के तैयार हो जाएगी, एक यम्मी टी तैयार हो जाएगी। मम्मी ने बता दिया उसको रेसिपी क्या है कि भैया मुझे 1 कप मिल्क चाहिए, 1 चाय की पत्ती चाहिए, 2 मुझे यहां पर शुगर चाहिए, तो मुझे बढ़िया सी चाय बन जाएगी। बहुत बढ़िया, ये सबको समझ में आ गया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मम्मी चली गई टाटा बाय बाय करते। मम्मी कहती है टाटा बाय बाय। अब आपको भी पता है कि आप लोग है ना, चाय पत्ती, शुगर आप महीनों महीनों की लाके रख सकते हो घर पे, खराब थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि जब जरूरत पड़े तभी शुगर लाओ, 2-2 चम्मच खरीद के लाओ, आपका वो देगा भी नहीं। कल को जाके तुम किसी बढ़िया से जाके मांगोगे भैया 2 चम्मच शुगर दे दो, आज चाय बनानी है, फिर अगले दिन फिर जाकर 2 चम्मच शुगर दो, चाय बनानी होगा, नाटक लगा रखा, आधा किलो एक साथ ले जा। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप शुगर को और टी को अपने घर पे क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। लेकिन क्या आप दूध को स्टोर करके रखते हो क्या? ऐसा थोड़ी है कि 1 साल भर का दूध आपने स्टोर करके रख लिया, टंकी में रख लिया।
जैसे पानी को टंकी में रखते हो, दूध को भी टंकी में रख लिया, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो बेसिकली आप जो प्योर मिल्क है उसको स्टोर करके नहीं रखते, 2 दिन में तो फट जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, मम्मी चली गई टाटा बाय बाय करके, तो अगले दिन मेहमान आ गए, उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, गर्लफ्रेंड के साथ उसके पापा जी भी आ गए। तो बेसिकली अब गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पापा जी जब आ गए, तो अब तो नाक का सवाल था, अब तो चाय बनानी थी। तो चाय बनानी थी तो 2 जनों की चाय बनानी थी। मम्मी ने कहा था कि अगर 1 कप चाय बनानी है तो तुझे 2 चम्मच तो तुझे शुगर चाहिए, ठीक है, और 1 चम्मच तुझे चाय चाहिए और 1 कप तुझे दूध चाहिए। वो ना किचन में गया ढूंढने के लिए। जब वो किचन में गया ढूंढने के लिए तो उसके पास जरा उसने देखा खोल के, उसने देखा कि भाई साहब मेरे पास जो शुगर है, शुगर तो भाई साहब मेरे पास कितनी बड़ी है, आधा किलो। आधा किलो में तो बहुत सारे चम्मच होते हैं, आधा किलो में तो खूब सारे चम्मच निकल के आएगी, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहां पर आधा किलो के हिसाब से कम 20 चम्मच शुगर पड़ी थी, 20 चम्मच शुगर। मैं इस हिसाब से तो मैं 10 कप चाय बना सकता हूं। अगर मैं शुगर को देखूं अकेला तो इस हिसाब से तो मैं 10 कप चाय बना सकता हूं। समझ में आया। लेकिन चाय पत्ती देखने गया तो वो भी मेरे पास आधा किलो के करीब थी, चाय पत्ती भी आधा किलो करीब थी, तो मुझे चाय पत्ती में भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम किधर थी, जब मैंने फ्रिज खोला और जब मैंने दूध को देखा तो भाई साहब दूध मेरे पास कितना था, मात्र 1 कप। अब आप लोग मुझे बताओ कि तुम्हारे पास चाय पत्ती और चीनी दोनों एक्सेस में है, लेकिन तुम्हारे पास दूध ही नहीं है, तो तुम चाय कितने कप बना सकते हो। मम्मी ने कहा था कि अगर तुम्हें 1 कप चाय बनाना है, मम्मी ने कहा था 1 कप चाय बनाना है, तुम्हें 1 कप दूध की जरूरत पड़ेगी, 1 कप स्पून की जरूरत पड़ेगी। समझ में आता है। 2 स्पून शुगर की जरूरत पड़ेगी। तुम फ्रिज खोल के देखियो, पता लगा अल्ले हमारे पास तो 1 ही कप दूध है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम कितनी चाय बना सकते हो, तुम 1 कप चाय बना पाओगे। और वो तुम गर्लफ्रेंड को कहोगे ऐसे आंख मारते हुए कि आज इज्जत बचा ले, पापा को चाय पिलाते, तू कह दे, मना कर दे कि मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मतलब ये है कि कहानी ओवरऑल ये है कि यहां पर है ना, दूध आपका लिमिट में है। तो बेसिकली अगर दूध आपका लिमिट में है तो आपका यहां पर दूध लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और बेसिकली दूध ने डिसाइड किया कि चाय कितनी बनेगी। क्योंकि शुगर के हिसाब से तो तुम्हें लग रहा था मैं 10 कप चाय बना लूंगा, लेकिन पता लगा दूध तो 1 ही कप है। तो बेसिकली यहां पर कॉन्सेप्ट यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। दूध ने डिसाइड किया कि चाय कितनी बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जिसकी कमी होती है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सीधी सी बात है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब बेसिकली यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको हर एक, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर हर एक रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उसके मोल दिए होंगे, ठीक है। तो आपको जो भी मोल क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको डिवाइड करना स्टोइकियोमेट्री, उसी कंपाउंड के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। Whatever be the mole given to you to that reactant, उसको उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। जिसका ये रेशो मिनिमम आएगा, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक, जिसका ये रेशो मिनिमम आएगा, मिनिमम, जिसका ये रेशो मिनिमम आएगा वही आपका एलआर है। एलआर का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कि पूछे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो जिसका मिनिमम है वही आपका एलआर है। ये सिंपल तरीका होता है निकालने का, लिमिटिंग रीजन को, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। ये आपका आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आती है परसेंटेज कंपोजिशन, आपको निकालनी आनी चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी तो बेहद आसान है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी तो बेहद आसान है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है। मान लो कि आपके पास H2O है, H2O को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, सही है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन के हिसाब से 2 ग्राम हाइड्रोजन ही हुआ, 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, 1 हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम, 2 का कितना होगा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16 ग्राम। तो टोटल एक H2O का वेट होता है 18 ग्राम। यस, तो अगर मैं बोलूं कि चलो परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कैसे निकालोगे। हाइड्रोजन टोटल पूरे मॉलिक्यूल में अवेलेबल है 2 ग्राम, उसको किससे डिवाइड करोगे, 18 ग्राम से, टोटल वेट से, इनटू क्या करोगे, 100। ये होता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका।
समझ में आ गया सबको? और ये किसके बराबर आएगा? और आप कैलकुलेट करोगे तो 11.11 या 12 के बराबर आएगा। अगर मैं बोलूं चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल के बताओ कैसे निकालना है, तो क्या करोगे? पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम। टोटल वेट कितना है? 18 ग्राम। इंटू क्या करोगे? 100। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है। देखो, अगर तुमने चाय अच्छी बना दी, सपोज करो अगर तुमने चाय अच्छी बना दी, तो तुम्हारे को ना ऐसे करके जो कोई बधाइयां देगा, वेरी गुड, बल्ले बल्ले, शामा शामा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा तुमने चाय कैसे बनाई, तुमने उसके अंदर बताओ चीनी कितनी डाली, तुमने उसके अंदर बताओ चाय पत्ती कितनी डाली। क्या कोई तुमसे पूछते हो कि तुमने पानी कितना डाला? हर बार अगर तुम कोई चीज अच्छी बनाते हो तो तुमसे सोल्यूट की मात्रा पूछी जाती है, सॉल्वेंट की बजाय। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ये तुम्हें पता है। तो सोल्यूट जो क्वांटिटी में कम होता है, सॉल्वेंट जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है। सॉल्वेंट चीजों को घोलता है, सोल्यूट चीजों में घुलता है। तो सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितनी है उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारी होती हैं। कौन कौन सी होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म? कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है जैसे कि परसेंटेज मास, जैसे कि मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज मास कर ली हमने, अभी मैं और करा दूंगा। मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, और एक होता है ग्राम पर लीटर जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो ये टोटल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए जिसको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज करोगे। तो देखो भैया, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज, अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैलकुलेशन हो रही है इसकी, बहुत केयरफुली पढ़ना है इसको, ठीक है। तो मास परसेंटेज यानी कि मास परसेंटेज का मतलब हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है, वेट बाई वेट। किसी भी सॉल्यूशन में परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने का तरीका क्या है? आप सॉल्यूट का क्या लोगे? सॉल्यूट का मास लोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? सॉल्यूशन का मास लोगे। नीचे हमेशा ऊपर क्या चीज आएगा? याद रखो, ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट लिखना है और नीचे आप लोगों को 99.99% केसेस में सॉल्यूशन लिखना है। तो एक ही केस ऐसा है जहां पर आपको नीचे सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, वो है मोलैलिटी। इनटू क्या करना है? इनटू 100 करना है। ये इतना सा परसेंटेज का फॉर्मूला है, मास परसेंटेज इसको बोलते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप कोई बोले मास परसेंट निकाल के दिखाओ, किसी सॉल्यूशन में मास परसेंट निकाल के दिखाओ, तो सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। अगर कोई पूछे वॉल्यूम परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का तरीका है, ऊपर लिखोगे सोल्यूट का वॉल्यूम, नीचे लिखोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनटू क्या करोगे? इनटू 100। 100 एक्चुअली साइड में चला गया, वो गलती से चला गया, ठीक है, बाई मिस्टेक, तो इनटू 100। अगर कोई पूछे चलो वेट बाई वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो वेट किसका लिखना है? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका लिखना है? सॉल्यूशन का। इनटू क्या करोगे? 100। तो ये तरीका होता है आपका वेट बाई वॉल्यूम निकालने का। अगर कोई पूछे आपका चलो मोल फ्रैक्शन निकाल के दो, तो मोल फ्रैक्शन का सीन क्या होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालोगे? उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास किसी कंटेनर के अंदर मान लो कि दो सब्सटेंस है, एक ए है और दूसरा बी है, मतलब ए मान लो सोल्यूट है, बी मान लो सॉल्वेंट है, उससे आपने सॉल्यूशन बनाया, देन यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें आपको मोल्स ऑफ ए लेने हैं, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर देना, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। दैट्स वेरी इजी। यहां पर आपको मोल्स ऑफ बी लेने हैं, उसको आप लोग टोटल मोल से डिवाइड करोगे, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जब भी आप इन दोनों को मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे, तो बेसिकली उसका टोटल किसके बराबर होता है? 1 के। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप होता है। नाउ विल टॉक अबाउट मोलैरिटी, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इन केमिस्ट्री। मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है? मेरे शब्दों पर ध्यान देना। मोलैरिटी निकाली जाती है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए। मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट के मोल लेते हैं, नीचे आप लोग वॉल्यूम लेते हो सॉल्यूशन का। अगर आपने यहां पर दो वॉल्यूम को मिक्स कर दिया गया है, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर था और ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर का जो मोलैरिटी है वो M1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इस कंटेनर का मोलैरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम V2 था। अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया, इफ यू मिक्स दीज टू, तो यहां पर आप ये रिलेशन से फाइनल क्या कर सकते हो? इस रिलेशन से M1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2 V2। इज इट क्लियर? अगर आप दो मिक्स करते हो, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, देन यू कैन कैलकुलेट दी ओवरऑल दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। नहीं, ये मिक्सर के लिए नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये डिल्यूजन के लिए है, आई एम सो सॉरी, ये डिल्यूजन के लिए है। जब आप डिल्यूट करते हो,
ठीक है, तो यहां पर एक गलती हो गई, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ये गलत है, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। M1V1 इक्वल्स टू M2V2 आप कब लगाते हो? दिस इज नॉट फॉर M1V1, ये उसका एग्जांपल नहीं है। उसका एग्जांपल क्या है कि मान लो आप कोई कंटेनर लो और उसके अंदर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपने ऊपर से उसमें पानी डालना शुरू कर दिया तो सॉल्यूट के मोल्स कभी चेंज नहीं होते। इन दैट केस अगर आप लोग यहां पर फ्रेश मोलैरिटी निकालना चाहते हो तो आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो ये मिक्सिंग लो नहीं है, ये डाइल्यूशन का लो है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये आप लोग याद रखना। मोलैरिटी के बाद अपन बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी अकेली ऐसी टर्म है जिसमें आप लोगों को डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट देखने को मिलेगा। दिस इज द ओनली टर्म वेयर यू विल फाइंड आउट सॉल्वेंट इन डिनोमिनेटर। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे आपको सॉल्वेंट का वेट लेना होता है, समझ में आ गया, वो भी केजी में लेना होता है। और बहुत स्पेशल है, ये एक अकेली ऐसी टर्म है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली यहां पर ऊपर लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखते हैं पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। जैसे देखो, आप अभी मोलैरिटी निकाल के आए, मोलैरिटी कैसे निकाला आपने? मोलैरिटी निकाला मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही आप यहां पर नॉर्मेलिटी निकालते हो। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो? यहां पर आप नॉर्मेलिटी ऐसे निकालते हो, ध्यान से समझना, यहां पर आप नॉर्मेलिटी, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लीव इट। नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब अच्छा, मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आप मोल्स निकालते हो, सही बात है। इसी तरह से जब आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, देखो मोल और इक्विवेलेंट एक जैसी टर्म्स हैं। अगर आपने मोल निकाला तो क्या किया? गिवन मास बाई मोलर मास। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? अब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास which is equals to molar mass डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है मैं बहुत बार कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर होता है H+ कितने दिए, किसी भी बेस के लिए एन फैक्टर होता है OH- कितने दिए, समझ में आता है। सो यहां पर ओवरऑल मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम। आया समझ में? ओ माय गॉड। ओके, तो अपन आगे चलते हैं। एक सेकंड रुको, फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, फिर से हैंग हो गया है, टेक्निकल टीम फिर से हैंग हो गई है, थोड़ा सा रह गया था अब तो। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? प्लीज प्लीज टेक्निकल टीम बताइए, टेक्निकल टीम चल रहा है क्या अभी? अच्छा ठीक है, मैं अब इसको वापस से ऑन करता हूं। बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर रह गया है बच्चों, अभी सिर्फ 5 मिनट में खत्म होने वाला है। सो फाइनली हम लोग कहां पर थे, जरा हम लोग उसको फिर से प्ले कर लेते हैं। मेरे सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है आज, तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन फटाफट से चलते हैं कहां पे। अच्छा, मैं अब लास्ट स्लाइड पे चलता हूं, कहां पर है? अरे यार क्या हो गया। तो फाइनल हम लोग बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है, मेरे को लगता है इसी से आगे जाना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है, ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा और पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर लेना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, यस, मोलैलिटी हो गई। अब हम लोग नॉर्मेलिटी के ऊपर थे। नॉर्मेलिटी में मैंने आपको समझाया कि नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका क्या होता है। नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका होता है, जैसे मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या होता है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसी तरह से नॉर्मेलिटी क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है गिवन मास बाई मोलर मास, ये मैंने सिखा दिया है। वैसे ही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, ये आप लोग याद रखोगे। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है?
इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, आप सिर्फ एक बार यूं लिख देना कि हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर बाय अरविंद अरोड़ा, यू विल फाइंड आउट एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसकी शब्द पे जाओ, पीपीएम ये क्या है, पार्ट पर मिलियन, ये लिखा हुआ है पर मिलियन। इससे पहले तुम एक और करके आ चुके हो, परसेंट करके आ चुके हो ना। परसेंट जब आप निकालते हो, वेट परसेंट, जब आप वेट परसेंट निकालते हो तो आप क्या करते हो, वेट परसेंट में आप लोगों ने क्या किया था, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। वेट परसेंट में ऊपर आप वेट सोल्यूट का लेते थे, नीचे आप वेट सॉल्यूशन का लेते थे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, उसको बोलते थे वेट परसेंट। समझ में आ गया। अब यहां पर ये परसेंट है, अब ये तो कह रहा है पर मिलियन, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिर्फ 10⁻6 यानी कि मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, दैट्स वेरी इजी, इट इज लाइक परसेंट। परसेंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो पर मिलियन में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, पीपीएम में पर मिलियन में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पर बिलियन लिखा है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताओ जरा फटाफट से मुझे। पर मिलियन में आप लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हो, जबकि पर बिलियन में आप 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते हो। इसको बोलते हैं पीपीएम एंड पीपीबी। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ये किन के लिए एप्लीकेबल है, मान लो आप घर पे खीर बनाए हो, तो खीर में ऐसा थोड़ी है तुम मुट्ठी भर पकड़ के वहां उसके अंदर इलायची डाल दोगे या केसर डाल दोगे, वो एक दो दाना डलती है। कल को गलती से तुमने मुट्ठी भर इलायची डाल दी तो तुम पूरा खिचड़ी जो भी तुम बनाओगे खराब कर दोगे। तो पार्ट पर मिलियन उनके लिए होता है जिनकी मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम होती है, जैसे कि खीर में केसर एक दो दाना डलती है, खीर में इलायची एक दो दाना डलती है, ऐ थोड़ी खूब सारी डाल दोगे, उनके लिए यूज होती है। लास्ट में आता है ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ। जब भी आप किसी सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, ग्राम पर लीटर किसी सॉल्यूशन का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन में मास लेना पड़ेगा सॉल्यूट का। ऊपर देखो अभी भी सॉल्यूट का मास ही है, नीचे क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। मास बाई वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर बोलते हैं। मास बाई पर लीटर वॉल्यूम, मास पर लीटर वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर कहा जाता है। इसको हम लोग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रख लेना। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई। फाइनली गाइस, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो, हमने अभी फिर से ये खत्म कर लिया है सेशन। मोल कॉन्सेप्ट आपने एक ही शॉट में खत्म कर दिया। सारे हमने यहां पर पूरी की पूरी जितनी भी आपकी थ्योरी थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको एक शॉट में खत्म करा दी है। आई थिंक आप लोगों ने मजा आया होगा, आप लोगों ने लाइक भी किया होगा। दिल खोल के लाइक जरूर करो। 1700 बच्चे अभी तक लाइक कर चुके हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, जिसका दिल बड़ा है वो लाइक जरूर करना, और इन वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों के साथ जो वाकई में ना, जो अभी प्रॉब्लम में है, जिनको लगता है कि यार पता नहीं नीट में सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा। उनसे आपको प्रॉमिस करना है कि आपको उनके साथ ये सब वीडियोस को शेयर करना है। तो शेयर करो, लाइक करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली गाइस, यहां पर हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं।